युवा पीढ़ी, लड़की या लड़के के लिए एक लक्ष्य हो, एक लक्ष्य, और उस लक्ष्य को सही दिशा मिले तो उससे भी अहम बात। लक्ष्य को दिशा, वो सही दिशा होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य अगर आपके सामने है मगर आपको दिशा नहीं पता है तो लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, लाइफ लेसन से हम वो सारी चीजें सीख सकते हैं जो किताबों के अंदर हमको नहीं मिलती। और आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव, इतने चैलेंजेस होते हैं कि जब हम उन सबको सुनते हैं, उनके बारे में देखते हैं, पता चलता है, तो हमारी लाइफ में कई सारी चीजें अपने आप इंप्रूव होती हैं। तो आज के पॉडकास्ट में मैं अपने साथ में लेकर के आया हूं कमांडर सोमल सर को, जिन्होंने लगभग 35 ईयर्स तक इंडियन नेवी को सर्व किया है। उसमें 15 ईयर्स उनका एसएसबी इंटरव्यू का टेन्योर भी शामिल है। तो आइए मुलाकात करते हैं कमांडर सोमल सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। और सर, सबसे पहले वही क्वेश्चन, क्योंकि आपकी पहचान ही इंडियन नेवी से रही है, तो सर एक एज होती है जिस एज में बच्चा तरह तरह के सपने देख रहा होता है। आपके माइंड में ख्याल कैसे आया कि आप आर्म फोर्सेस की तरफ आकर्षित हो और आर्म फोर्सेस में अधिकारी बने? देखिए, ऐसा है कि मेरा जो बचपन है वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े छोटे से गांव में हुआ। और उस जमाने में जब मेरा बचपन बीता, साधन नहीं थे। एक ही चीज़ थी, अगर आप कुछ अपना लक्ष्य बनाते हैं, पाना चाहते हैं, तो लगन का होना जरूरी है। ये एक इत्तेफाक कह लो, या ऐसा है कि मेरे पिताजी उस समय पे इंडियन आर्मी में थे, और एक दिन अचानक से वो आए और उन्होंने मुझे बताया कि भाई, हमने सोचा है कि आपको किंग जॉर्जेस स्कूल में भेजा जाए, जिनका आज नाम है मिलिट्री स्कूल। तो वो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत वहाँ से हुई, और मैंने परीक्षा दी और उसमें पास हो गया। मैं किंग जॉर्जेस स्कूल बेलगांव में 1962 में गया, और एक गांव में बचपन बिताते हुए एक लड़का इतनी दूर अनजान शहर में, अनजान, और उस वातावरण को देख करके मुझे जो खुशी हुई वो मैं शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। और मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की एक शुरुआत हुई। और आप सच मानिए, वो मेरी ज़िंदगी का इतना अमूल्य दिन था कि उस दिन से ही मैंने ये तय कर लिया कि भाई, ये साधन अब मुझे मिले हैं, मैं इनका पूर्ण रूप से पूरा फ़ायदा उठाऊं। और उसी दिन मेरे मन में मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे एक दिन फौज में अफसर बनना है। तो सर, आपकी शुरुआत जो है वो एकदम सही टाइम पर हुई। जैसा आपने ही बताया सर कि 1962 का टाइम था जब आपने किंग जॉर्ज स्कूल ज्वाइन किया, आज वो मिलिट्री स्कूल है। सर, उस टाइम तो इंडिया चाइना वार चल रहा था, तो वो कुछ यादें हैं क्या उस समय की? क्या दिमाग में था? मैं कहना चाहूँगा कि एक गांव के बच्चे के लिए कुछ ऐसी चीज़ें उसके पहुँच के बाहर जी। उस समय में मुझे पता भी नहीं था कि लड़ाई होती क्या है। हाँ, सुना जरूर था, लेकिन निश्चित रूप से हाँ, जब मैं स्कूल से निकला और जब मैं पहली बार जब मैंने एनडी का एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी एसएसबी पास किया, और मैं जब तक मैं ओटीएस चेन्नई में गया 1971 में, और उस समय भी वार चल रहा था, वॉर का दौर था, तो उस समय मुझे एहसास हुआ और लगा कि हाँ, लड़ाई क्या होती है, लड़ाई क्या चीज होती है, क्या चीज। तब तक आप ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके थे। बिल्कुल, मैं ट्रेनिंग का हिस्सा था और मुझे बड़ा गर्व हुआ। हालांकि हम लोग मतलब सीधे लड़ाई के हिस्से में नहीं थे, लेकिन इस चीज का एहसास था कि लड़ाई क्या होती है और हमारा उसमें क्या योगदान होगा, हमारा उसमें क्या योगदान होगा। सर, आपने मेरा एक क्वेश्चन तो वैसे चुरा ही लिया, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन यही पूछता कि एक रिमोट बैकग्राउंड से, एक विलेज से आकर के जो बंदा किस तरह से आर्म फोर्सेस में अफसर बन सकता है। बट यहीं से एक सवाल और पूछूंगा सर मैं। आपने ही कहा है कि संसाधन भले ही कम थे पर लगन ज्यादा थी। सर, आज के टाइम पर भी संसाधन तो बहुत हो गए हैं, पर क्या लगन उतनी दिख रही है बच्चों में, क्योंकि आपका इतना लंबा एक्सपोजर रहा है, या फिर वो लगन कम है तो उसको बढ़ाने के लिए बच्चा क्या कर सकता है? देखिए, मैं दावे से कह सकता हूँ अपने तजुर्बे से, क्योंकि मैं अपने नौकरी के दौरान, नौकरी तो मैंने की ही है, उसके साथ साथ मैं नेवल एकेडमी में इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ।
जहाज पे ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में वहाँ भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। उसके बाद 15 साल का लंबा दौर मैंने एसएसबी में गुजारा है, जहाँ लड़के लड़कियों को टेस्ट भी किया है, उनके साथ इंटरेक्ट भी किया है, अब भी इंटरेक्ट करता हूँ। और तब में अब में बहुत बड़ा फर्क है, और इसमें मुझे दोनों जगह कमियां पाई गई हैं। अगर सच पूछा जाए तो मैं माता पिता को ज़्यादा दोषी मानूंगा बजाय बच्चों के। आज साधन की कमी नहीं है, साधन की बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लगन की बहुत भारी कमी है। छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो आपकी छवि को निखारे। अफसोस है कि इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो लक्ष्य आपका कैसे पूरा होगा? सर वही जानना चाहेंगे आपसे कि वो क्या छोटी छोटी चीजें जिनसे आपकी छवि, आपकी पर्सनालिटी निखल करके सामने आ सकती है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, सबसे पहले जरूरी है एक युवा पीढ़ी, लड़की या लड़के के लिए एक लक्ष्य होना। एक लक्ष्य होना, और उस लक्ष्य को सही दिशा मिले, वो उससे भी अहम बात। लक्ष्य को दिशा, वो सही दिशा होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य अगर आपके सामने है मगर आपको दिशा नहीं पता है, तो लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, अगर आपको लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और आप चाहते हो आपका लक्ष्य प्राप्त हो, तो उसके लिए छोटी छोटी चीजें जरूरी है। सबसे पहले आप अपने को निखारो, अपने को देखो, आप क्या पहनते हो, कैसे पहनते हो, कैसे लोगों से बात करते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, कैसे जानकारियां प्राप्त करते हो। वो नहीं जो किताबों में लिखा है, वो तो सबको पता है। वो जानकारियां हासिल करो जो किताबों में नहीं लिखी नहीं है, वो आपकी जिंदगी में निखार लाएंगे। बिल्कुल सही किस्सा सुनाया सर आपने, क्योंकि मैं भी जब एमएससी के दौरान कहीं ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहाँ हमारे टीचर जो थे, ट्रेनिंग अफसर जो थे, ट्रेनिंग कराने वाले अफसर, वो कई बार बहुत सारे एग्जाम्पल देते थे और यही कहते थे कि जो मैं बता रहा हूँ ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। तो बिल्कुल सही कहना है सर आपका। सर मैं जब आपसे इनफॉर्मली बात कर रहा था तब एक और बात सामने आई कि आप जो है, आप फिलहाल तो रिटायर इंडियन नेवी से हुए हैं, पर आपने इंडियन नेवी के पहले आप इंडियन आर्मी में भी रहे हैं, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग भी की है। तो वो क्या किस्सा था, क्या आप इंडियन आर्मी गए थे और फिर नेवी के ऑफिसर बन गए? वो हुआ ऐसा कि जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ था 1969 में, तो उस समय पर दो ही चीज़ों में मैं जाता था स्कूल में। एक तो मैं आउटस्टैंडिंग स्पीकर था हिंदी और इंग्लिश का, और इसके साथ साथ मैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन भी था। तो मेरे मन में एक ही तमन्ना थी कि जब मैं अफसर बनूंगा तो मैं इंडिया को एशियाड में रिप्रेजेंट करूंगा। अरे वाह, एज एथलीट। एज एथलीट। तो ये मन में धारणा लेकर के मैंने ओटीए चेन्नई ज्वाइन किया। और जब मेरा आधा सफर वहां पूरा हो गया तो मुझे किसी ने बताया कि आर्मी जो है बहुत बड़ी फौज है और नेवी उसके मुकाबले में बहुत छोटी है, शायद 10वां हिस्सा। तो अगर मैं आर्मी छोड़कर नेवी में चला जाऊं तो शायद मेरा ये जो एशियाड खेलने का जो सपना है वो साकार हो जाए। तो उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं आर्मी छोड़कर नेवी में जाऊंगा, और 27 दिसंबर सन 1971 को मैंने नेवल एकेडमी ज्वाइन कर ली। सर ये तो बड़ी बात थी, मतलब बड़ा रिस्क रहता है। एक आपके हाथ में कोई चीज है सिक्योर है, आप उसको छोड़ करके दूसरे को के लिए जा रहे हो। हालांकि रिसेंट में हम कई सारे एग्जांपल्स ऐसे देख रहे हैं कि बच्चों ने बीटेक किया, फिर एमटेक किया, और उसके बाद यूपीएससी किया और वो आईएएस भी बन गए। तो वो क्या टाइम था, वो टाइम कैसे गुजरा, उसको आपने कैसे फेस किया? बड़ा चैलेंजिंग टाइम रहा होगा वो तो। चैलेंजिंग टाइम तो था। मैंने अपने बाबूजी से सलाह मशवरा भी किया, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है, ये आप सोच लो कि ऐसा ना हो कि हमें पड़ जाओ कुछ भी हाथ में और कुछ हासिल ना हो। तो हमने उनको आश्वासन दिया कि नहीं बाबूजी आप निश्चित रहिए, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जहाँ आपको या परिवार को इसका हर्जाना चुकाना पड़े। और पूरे लगन के साथ में मैं नेवल एकेडमी में गया। पहले दिन से ही मैंने पूरे लगन के साथ शुरू कर दिया, और आप मानोगे नहीं मानोगे, पहले 3 महीने में मैं नेवी में कमांड रिप्रेजेंटेटिव करने लगा था। अरे वाह, तो बड़ा अचीवमेंट था सर।
हर कोई कर नहीं पाता है जो आपने इतने कम टाइम के अंदर वहां कर दिखाया सर। अच्छा सर, वो स्पोर्ट्स वाले सपने का क्या हुआ? आप तो एशियाड रिप्रेजेंट करना चाहते थे, जिसके लिए आपने इंडियन आर्मी से इंडियन नेवी को चुना, फिर वो सपने की क्या कहानी है? ये एक बहुत दुखभरी दास्ता है कि मुझे कुछ ही समय में इस चीज का एहसास हुआ, मुझे बताया गया कि जो मैं सपना लेकर के नेवी में आया वो सपना पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि आप सोचिए 50 साल पहले अधिकारियों की बहुत कमी थी, चाहे वो नेवी में हो या आर्मी। और उस समय पे नेवी में तो बहुत ही ज्यादा कमी, वो युद्ध का बड़ा दौर, युद्ध का दौर भी था, प्लस कमी बहुत थी। तो मुझे बताया जो हमारे उच्च अधिकारी थे कि भाई अधिकारियों के लिए खेल में भाग लेना इस कमी को देखते हुए नामुमकिन है। तो फिर मैंने अपने आप से फैसला किया, अपने आप को समझाया इस बात में, और फिर मैंने तब से ही ये सपना छोड़ दिया आपने कि भाई मेरी जरूरत स्पोर्ट्स को कम, नेवी को ज्यादा है। तो फिर मैंने नेवी को ज्यादा तवज्जो दी बजाय अपने निजी सपने को। सर फिर आपने पूरा मन लगा के नेवी की सेवा की, तो वो इंडियन नेवी के अंदर जो आपकी जर्नी रही, बहुत लंबी जर्नी रही है, वो कैसी जर्नी रही? उसमें क्या क्या किस्से हैं वो जो आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहेंगे, जनता को? मैं ये कहूंगा कि नेवी जो है बहुत ही एडवेंचरस सर्विस है, और आज की डेट में सब जानते हैं इट इज नोन एज ए 3-dimensional सर्विस, नो डाउट अबाउट इट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस सर्विस ऑफ द थ्री। और जो मैंने 34-35 साल एज ए नेवल अधिकारी जो मैंने गुजारे हैं, और उस दौरान में रोमांचक चीजें ये थी, जहां तक नेवी का सवाल है, एक तो आपको विदेश जाने का मौका मिलता है बराबर, जो अपने आप में नए लोग, नई संस्कृति, नए तरह के कल्चर को आप देखते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा काम करने का तौर तरीका जो है एयरफोर्स और आर्मी के मुकाबले नेवी में और टोटल वो है, क्योंकि नेवी का जो कल्चर है, नेवी का जो काम करने का तरीका रहा है, नेवी का जो सेटअप रहा है, नेवी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली हमने इनहेरिट किया है अंग्रेजों से, सो कॉल्ड फ्रॉम द रॉयल नेवी। और वो ही चलता आया है आज भी। 50 साल पहले जब मैं आया था और आज भी 50 साल बाद हमने उसी को अपनाया हुआ है। उनके काम करने के तौर तरीके, उसके संस्कार, सभ्यता को नहीं, उनके काम करने के तरीके, वो प्रोफेशनलिज्म, उसमें फर्क है। तो इसलिए मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि जो मैंने नेवी में पाया है वो शायद मैं आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। बहुत ग्रेट सर। इंडियन नेवी का आपने बताया, अब कोई ऐसा किस्सा भी हुआ है नेवी में, कोई जो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हो, या फिर ऐसा कोई किस्सा हो जिसको देख सुन के बता के आपको भी हंसी आती हो? दो तरह के किस्से होते हैं, एक बड़ा सीरियस किस्सा होता है। हाँ, ऐसा मुझे अभी याद है, हम बिल्कुल यंग ऑफिसर थे, और ये बात है सन 73-74 की बात है। हम कोचीन से मॉरिशस जा रहे थे, और वो भी इसलिए जा रहे थे कि मॉरिशस नेवी को इंडिया की तरफ से एक तोहफा देने जा रहे थे। उनको एक छोटा सा जहाज जो हमने ही मतलब इंडिया में बनाया था, जिसका नाम था INS अमर। तो INS अमर को लेके जा रहे थे मॉरिशस नेवी को प्रेजेंट करने। इत्तेफाक था जब हमने इक्वेटर क्रॉस किया और हम मेडागास्कर के आसपास थे, तो समुद्र में तूफान आ गया। अब तूफान आ गया तो कोई बात नहीं, और उसी समय पे हमें पता चला, हमारे सीओ साहब ने कहा कि भाई जो यंग ऑफिसर्स हैं इनको बोलो बोट में समुद्र में उतर जाए। तो हमें तैयार किया, हम बोट में बैठ गए और हमें समुद्र में उतारा गया। अब जैसे समुद्र में बोट उतरने लगी तो एक तरफ से रस्सी टूट गई। अब बोट भी लंबी खड़ी और हम सारे के सारे एक रस्से पे लटके हुए और सोच रहे कि भाई अब कैसे बचेंगे। इत्तेफाक था, खैर हमें खींच लिया ऊपर और शिप पे ले आए। हमने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और बोला भाई बच गए। लेकिन ये खुशी बहुत चंद मिनटों की रही, क्योंकि उसके तुरंत बाद हमें बताया गया कि भाई तैयार हो जाओ, अभी दूसरी बोट में आपको फिर उतारा जाएगा। तो भाई बोट में आपको फिर से उतरना है। तो फिर हमें उतारा गया। और उस समय सी स्टेट 5 थी। जो लोग समझ सकते हैं कि सी स्टेट 5 क्या होती है, बहुत ही उतार चढ़ाव की लहरें होती है और भयभीत माहौल होता है। बहरहाल खैर हम उतरे, नाव चलाई, वापस आए, और वो वाकया आज भी हमें बिल्कुल याद है।
फिर सर जहाज पहुंचा, INS अमर पहुंचा? बिल्कुल, जहाज पहुंचा, बाकायदे हम लोग पहुंचे, मॉरिशस पहुंचे, उनको INS अमर हमने गिफ्ट किया और फिर वापस हम कोचीन लौटे। और सर ऐसा कोई किस्सा हो, ये तो बड़ा सीरियस किस्सा हो गया, जहां जान बची तो लाखों पाए वाली एक नौबत आ गई थी, और एक ऐसा कोई किस्सा जहां जिसको देख के सुन के समझ के बड़ी हंसी आती हो आपको? ऐसा किस्सा कि मुझे हंसी आती हो, मैं आपको क्या बताऊं, किस्से तो खैर होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, और हर आदमी किस्से अलग अलग रहते हैं। तो लेकिन एक बार ऐसी बात है कि मैं शिप पे था और एक्सरसाइज के लिए हम लोग निकले, और जो सी था बॉम्बे से और श्रीलंका के बीच में, उस एरिया में एक्सरसाइज होनी थी। 8-10 जहाज थे, 2 ग्रुप में बटे हुए थे, और कि भाई एक रेड फोर्स है और एक ब्लू फोर्स है, आपस में उनमें लड़ाई होनी है। तो हम ब्लू फोर्स का हिस्सा थे और दोनों अपनी अपनी दिशा में चल दिए, और फिर भिड़ंत होनी थी। भिड़ंत तो हो ना पाई, पता चला कि हम लोग रास्ता ही भूल गए। तो जहां पहुंचना था वहां ब्लू फोर्स पहुंची नहीं। हाँ, हम उनको ढूंढ रहे हैं और वो हमको ढूंढ रहे हैं, और हम दोनों कभी मिल ही ना पाए। और फिर 3 दिन बाद हमको फिर रेडियो से मैसेज से बोला कि ऐसा है, आप लोग वापस आ जाओ। और तब पता चला कि अरे हम तो एक दूसरे को ढूंढते ही रह गए, लड़ाई का मौका ही ना मिला। तो फिर कोई सजा मिली आपको? तो नहीं, सजा तो खैर नहीं मिली, पर हाँ जो मॉरल लेक्चर जो मिलता है, फौज का जो तरीका है, वो हमें काफी मतलब उन्होंने फ्रेश कर दिया हमको, कि फिर ऐसा दोबारा ना हो पाए। तो ऐसा वाकया भी हो जाता है कभी कभी अपने आप पे भी हंसी आती है। इतने वेल ट्रेंड लोग, इतने प्रोफेशनल लोग, डेफिनेटली ये हो जाता है। सर अब बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप दर्शकों को बता रहे हैं, और ये सारी वो चीजें सर जिनको सुन करके लगता है बच्चे, हाँ लाइफ में कभी मौका मिला तो शायद ये पल हम भी जी पाएंगे इंडियन नेवी का हिस्सा बन करके। सर आप जब फौज में रहे तो उस टाइम कोई वार लाइक सिचुएशन हुई? आपने कोई सामने से कोई चीज फेस की, एनिमी को फेस करने का मौका मिला? हाँ बिल्कुल, वॉर लाइफ सिचुएशन हुई। वो इस तरह से है कि 2 साल मैं IPK ऑपरेशन में था श्रीलंका में। ये बात है 1987, 88, 89 की बात है, उस दौरान में। और 1 साल हमने बिताया कनकेश्वर तराई और ट्रिंकोमैली के बीच में, और 1 साल हमने बिताया ट्रिंकोमैली और बैटिकालोवा के बीच में, जो कि श्रीलंका की कोस्ट लाइन थी। और वॉर लाइक सिचुएशन तो बिल्कुल थी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और एक ऐसा वाकया इत्तेफाक का है कि मैं शिप की कमान में था, रात के 2 बजे थे, और मुझे तुरंत खबर मिली कि एक कॉन्टैक्ट पिकअप किया है। तो हमने कहा भाई पता लगाया जाए। कॉन्टैक्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैंने फैसला किया कि वार्निंग शॉट फायर की जाए, क्योंकि पहले हम किसी भी वेसल पे, किसी भी कॉन्टैक्ट पे अटैक करने से पहले एक वार्निंग देते हैं। तो तुरंत जैसे हमने वार्निंग शॉट फायर की और उस कॉन्टैक्ट के ऊपर से वार्निंग शॉट गई, तो एकदम से बहुत सारी लाइटें जली और पता चला कि वो श्रीलंकन पेट्रोल बोट, यानी कि करीब करीब वो मरने की कगार पे थे। और ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि हम भी बच गए उससे और वो भी बच गए। तो ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। और एक वो अवेयर ऑफिसर हैं, जो जागरूक अफसर होते हैं, वही इस सबको सही तरीके से कंट्रोल कर भी पाते हैं, नहीं तो एक बड़ा हादसा उसको कहा जा सकता है। सर आपने इंडियन नेवल एकेडमी के बारे में बताया, अपनी वो सारी जर्नी वारफेयर का हिस्सा भी रहे। उसके बाद में सर फिर आप आ गए SSB बोर्ड में GTO बन करके, साइलेंट ऑब्जर्वर जिसको कहा जाता है। 2 डेज पूरा बच्चों के बीच में रहना और उन बच्चों को सर फिर ऑब्जर्व करना, उनकी टेस्टिंग करना। सर SSB के टाइम का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? पहले तो ये कि आप एक्टिव नेवी से जो है आप सिलेक्शन बोर्ड में आ गए, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था? देखिए, मैं ये कहूँगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा था। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप यंगस्टर्स को देखते हो और आपको पता है कि उनका भविष्य आपके हाथ में है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है।
एक इंसान को उस थोड़े से समय में पहचानना और उसकी जिंदगी पे फैसला लेना, ये कोई आसान काम नहीं। तो इसमें आपको बहुत शिद्दत की जरूरत है और बहुत ईमानदारी की जरूरत है, क्योंकि वो आपके लिए केवल एक कैंडिडेट ही नहीं है, वो किसी के माँ बाप का बच्चा भी है और किसी के सपने पूरे करने के लिए वो आया है। सही बात है सर। आपकी थोड़ी सी भूल चूक से उसका सपना टूट सकता है, उसके परिवार की आशाएं खत्म हो सकती हैं। वेरी ट्रू सर। तो जब से मैंने एसएसबी का करियर शुरू किया, मेरे मन में ये धारणा बैठ गई थी कि मुझे किसी के बच्चे की जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं पूरे लगन ईमानदारी से काम करूं और जो वो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। वेरी सेटिस्फाइंग जॉब आई कैन से, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बहुत थोड़े समय के लिए काम किया हो, मैंने 15 साल सिलेक्शन सेंटर के अंदर सिलेक्शन सेंटर में काम किया। एक बड़ा टाइम होता है सर, बहुत हजारों बच्चे लेके गए होंगे, आपने हजारों बच्चों को सेलेक्ट किया होगा। बहुत लंबा समय। सर आपने 15 साल पूरा एसएसबी के अंदर टाइम दिया, इसमें भी अलग अलग जोन आए होंगे, 5-5 साल के अलग अलग पीरियड आए होंगे, जिसमें स्टूडेंट्स क्वालिटी वाइज भी चेंज हुए होंगे, टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट हुए होंगे। वो क्या, अगर हम आपके 15 इयर्स के करियर को जो एसएसबी में रहा है उसको 3 हिस्सों में बांट करके देखें तो वो क्या डिफरेंसेस थे, क्या चेंजेस थे? देखो, निचोड़ में अगर मैं आपको कहना चाहूं, अगर आप जैसे जैसे समय बीतता गया है, साधन बढ़ते चले गए हैं जी, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई जी, मॉडर्नाइजेशन आता चला गया जी, ये तो रहा एक साइड, और दूसरी साइड जो लगन है वो गिरती चली, जिसको आप जज्बा जो कि कह सकते मतलब हैं। बड़े अफसोस की बात है। ये जो है एक अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। साधन बढ़ते चले गए हैं और लगन कम होती, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन आया है, तो निश्चित रूप से लोगों को उभरना चाहिए, सही बात, ना कि गिरना चाहिए। गिरना चाहिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। बड़ा पॉइंट है। और इस चीज का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? पेरेंट्स के ऊपर, गार्जियन के ऊपर, निश्चित रूप से, और हमारी टीचिंग फेडरेशन, निश्चित रूप से दो लोग इसके जिम्मेवार हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी फैमिली और हमारे पारिवारिक संस्कार, वो भी जो कि गिरते जा रहे हैं। दोनों की चोट युवाओं पे पड़ रही है और हम सिर्फ युवाओं को ही दोष देते और हैं, हम सिर्फ युवाओं को दोष देते हैं। कि ये ऐसा कर रहे हैं, बड़े ये सुधार नहीं। बड़ी अचंभे की बात है कि जहां सुधार होना है, वो सुधार जिसको करना है वही एक्यूजेशन में लगा हुआ है। एग्जैक्टली। तो सर अभी जैसे हम लोग देखते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए बच्चे जाते हैं और कई बार देखते हैं कि बच्चे, चूंकि डेफिनेटली आजकल मैक्सिमम बच्चा तैयारी करके जा रहा है, क्लास करके जा रहा है, फिर भी देखने में आता है कि एक जगह से बच्चे ने क्लास ली है, कोचिंग की है एसएसबी के लिए, और वो रिकमेंड नहीं हो पाता है, तुरंत अगले ही दिन वो अगली किसी कोचिंग में जाकर के बैठ जाता है सीखने के लिए। तो उस पॉइंट पर आपकी क्या राय है? देखो, अगर आप सच्ची राय जानना चाहो तो मेरा अपना मेरी राय ये है कि जहां तक कोचिंग का सवाल है, ये एक बाजार है, मार्केट है, आज की तारीख में बाजार है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कोचिंग करने के लिए बैठे हैं, जो मेरे साथ भी रहे हैं, मेरे आसपास भी रहे हैं। उनको एक ही चीज में सिर्फ दिलचस्पी है, और वो है पैसा, जो कि शरेआम माँ बाप के साथ धोखाधड़ी है, बच्चों के माँ बाप के साथ में धोखाधड़ी है, और आप किसी के बच्चे के जिंदगी से खेल रहे हैं, जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप एक पाप है, अपराध है। कोचिंग करवाना कोई बुरी बात नहीं है, निश्चित रूप से होनी चाहिए। ऐसा कौन सी चीज है कोचिंग नहीं होती, आप मुझे बताइए। हर चीज के लिए, खेल में कोचिंग होती है, हर चीज में। कोच शब्द ही वहीं से आया है, कोच शब्द ही वहां से आया है। कोचिंग होना, सिखाना जरूरी है, इंडिविजुअल अटेंशन की बात बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कोचिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं उनके निश्चित रूप से खिलाफ हूं।
मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको एसएसबी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मगर वो भी कोचिंग चला रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। और बच्चे जा रहे हैं। बच्चे को क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो इसलिए जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी है समझना। और ये कोई साधन, ये कोई तरीका नहीं है कि अगर मैं इस कोचिंग में गया और मैं नहीं हो पाया, अब मैं दूसरी में जाऊंगा, फिर नहीं हो पाया, फिर मैं तीसरी में जाऊंगा। ये कोई रास्ता नहीं। ये रास्ता नहीं। रास्ता तो अल्टीमेटली आपसे होके गुजरेगा, निश्चित बात है। तो करना क्या है? करना यह है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले आप अपने को पहचानो, अपने को देखो, अपनी अच्छाइयों को ढूंढो, उसके साथ साथ अपनी कमजोरियों को पहचानो। जो अच्छाइयां हैं उनको बढ़ावा दो, और जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। तभी आपका उद्धार हो पाएगा। वेरी ट्रू सर। अंत में चलते चलते मान लीजिए कोई बच्चा है, जेई की तैयारी कर रहा था, उसने टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए फॉर्म डाल दिया, या फिर उसने नेवी टेक के लिए फॉर्म डाल दिया, उसका एसएसबी बस 30-35 दिन के बाद ही है। उन 30-35 डेज में बच्चे को क्या करना चाहिए जिससे वो एसएसबी के लिए अपने आप को तैयार कर पाए? देखिए, ऐसा है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं सब जगह ये कहता हूं, और जो भी मेरे पास बच्चा है, लड़का लड़की, माँ बाप आते हैं, मैं एक ही चीज कहता हूं, थोड़ी देर को अगर आप एसएसबी वर्ड को हटा दो, आप किसी भी सर्विस की बात कर लीजिए, चाहे वो रेलवेज हो, कॉरपोरेट हो, पुलिस हो, डिफेंस हो, 3 चीजों का होना बहुत अहम है। और जिसमें नंबर 1 आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के भी 2 हिस्से हैं, बोलना और लिखना। और दोनों वो आपके लिए जरूरी है। एक युवा पीढ़ी का लड़का या लड़की जो एक ऐसे पायदान से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन जो है बहुत जरूरी, सबसे अहम, नंबर 1। नंबर 2 जो चीज जरूरी है वो है जागरूकता, अवेयरनेस। अब यहां पर लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी है। अवेयरनेस आपको किताबों से नहीं मिलेगी। सही बात, किताबों से आपको नॉलेज मिलेगा। तो एग्जैक्टली, ताजमहल किसने बनाया था उसका आंसर आपको किताब में मिल जाएगा। आपको किताब मिल जाएगा। और देश दुनिया में क्या चल रहा है वो आप पहले तो आप अपने परिवार से शुरुआत करो कि आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपके शहर में क्या चल रहा है, आपके प्रांत में क्या चल रहा है, आपके देश में क्या चल रहा है, आपके दुनिया में क्या चल रहा है। कुछ इस तरह से सीढ़ी आप स्टेप बाय स्टेप। तो ये बहुत जरूरी है। ये इसकी बहुत भारी कमी है, जागरूकता, क्योंकि जागरूकता ही आपको पहचान बताएगी ना, अपनी भी और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और आखिरी चीज जो है, तीसरी जो सबसे अहम चीज है, वो है आत्मविश्वास। देखिए, विश्वास तो मैं पैदा कर सकता हूं, मैं आप में विश्वास पैदा कर सकता हूं। सही बात कि आप ये करना भाई, ये करना भाई, ये करना, ठीक है, आपको भरोसा हो जाए, अपने में कॉन्फिडेंस हो जाए, आ जाएगा। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये वो है जो अंदर से आप में से आवाज आए, तू कर सकता है। हाँ, कि मैं कर सकता हूं, तू कर सकता है, ये मैं कर सकती हूं। बराबर। जब तक ये अंदर की आवाज ना आए आप में, तो बहुत मुश्किल। ये मेरा मानना है, और मैं सबको ये बात कहता हूं कि इन 3 चीजों की आप गांठ बांध लो और देखिए सफलता आपके कदम छूमेगी। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। सर ने 3 चीजें बताई है, वो है सबसे पहला कम्युनिकेशन, दूसरा अवेयरनेस, और तीसरा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सब बहुत सारे सवाल आपसे पूछे और बहुत बेबाकी से और बहुत खुल करके आपने जवाब दिए। अंत में सर, हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप क्या 2 बातें उनको बतलाना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को यही बतलाना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, अपनी छवि को निखारने की कोशिश करें, जो कि बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जागरूक हो, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। किताबों से आपको सफलता नहीं मिलेगी,
और किताबों में ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है जो आपको ये बता सके कि आप अपनी छवि को कैसे सुधार सकते हैं। ये छवि सुधारना ये केवल आपके हाथ में, और ये डेली अपडेट होता है, और इसमें रोजाना पूजा की तरह से वर्शिप करना है, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक पर्सन से पर्सनालिटी बन जाओ। बिल्कुल, इसमें कोई दो जिस दिन आप पर्सन से पर्सनालिटी बन गए, उस दिन आपका फिर जो लक्ष्य है वो आपके हाथ में होगा, आपकी पहुंच में आ जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, और निश्चित तौर पर हमारी युवा पीढ़ी आपके करियर से और आपके इन सारे जवाबों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेगी। धन्यवाद सर।